अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पास्ट पेपर 2021 को, और उसमें देखेंगे कि सेक्शन बी में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनकी सॉल्यूशंस क्या हैं, और सेक्शन सी में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनकी सॉल्यूशंस जो हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि आप उसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विजेस और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की जो है वो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन अप होकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पास्ट पेपर क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे आज के, जो कि 2021 के आए थे सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस सिंटैक्स बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज आईडीई? आईडीई किसको कहते हैं? राइट फ्यू शॉर्टकट कीज एंड देयर फंक्शंस इन आईडीई। ठीक है, अब आईडीई क्या है? आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा जो है वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जहां पर क्या होता है, विच इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी एक ऐसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि आपको जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जितनी फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कि हमने टर्बो सी प्लस प्लस में जो है उसके आईडीई में जो है वो वर्क करके कोडिंग की थी, इसी तरह से आपको जो है वो दूसरे डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर मिल जाते हैं, दूसरे जो हैं वो आपके पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आ जाते हैं। वो सारे कौन से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाते हैं, जहां पर आप जो है उन सॉफ्टवेयर्स को, उन प्रोग्राम्स की जो है वो कोडिंग कर रहे होते हैं। इट यूजुअली इंक्लूड्स अ कोड एडिटर। आमतौर पर क्या होता है कि इसमें आपके पास कोड एडिटर होता है जहां पे आप उस कोड को एडिट कर रहे होते हैं। और डिबगर, डिबगर होता है। ठीक है, डिबगर किसको कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके प्रोग्राम में उस कोडिंग में कोई एरर आता है उसको कहते हैं बग्स, और उस एरर को ठीक करने के जो प्रोसेस होता है या रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे डिबगिंग कहा जाता है। तो इसमें आपके पास डिबगर की जो है वो टूल भी मौजूद होती है, कंपाइलर भी मौजूद होता है, जो कि कंपाइलर क्या करता है, आपकी जो कोडिंग होती है उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। या इसी तरह की दूसरी टूल्स भी जो हैं वो आपको इस सॉफ्टवेयर में, इस इन्वायरमेंट में देखने को मिल जाती हैं। here are some common shortcut keys and their functions in IDE। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज बताई हैं, उनके फंक्शंस भी जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अच्छा, ये आप याद रखिएगा, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर जो हैं वो तकरीबन 6 to 7 लाइंस तक जो हैं वो जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप इनके आंसर नहीं लिखिएगा। कंट्रोल प्लस एस जो है वो यूज किया जाता है किस फंक्शन के लिए? सेव द करंट फाइल। जो जिस कोडिंग पर, जिस करंट वर्क आप कर रहे हैं उस आईडी के अंदर, उस करंट फाइल को सेव करने के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस एस यानी कि कंट्रोल एस की जो है वो यूज की जाती है। इसी तरह से नंबर 2 पर है कंट्रोल प्लस सी, यानी कि कंट्रोल सी जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से कंट्रोल वी है जो कि पेस्ट कॉपी टेक्स्ट उस आईडीई में से उस जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज करते हैं। इसी तरह से कंट्रोल एक्स की जो है वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कट करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल जेड जो है वो अनडू द लास्ट एक्शन। जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा उसको दोबारा से वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड का यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? फॉर्मेट द कोड फॉर बेटर रीड एबिलिटी, यानी कि उस कोड को इस शेप में लाने के लिए कि वो एक बेटर रीड एबिलिटी फॉर्म में आ जाए, पढ़ने में जो है वो आसान लगे,
वहां पर जो है वो हम कंट्रोल शिफ्ट एफ का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुटेड नंबर। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है वो हमने जब पास्ट ये पेपर सॉल्व किया था 2022 का, तो इसमें इस क्वेश्चन को जो है वो इस प्रोग्राम को सॉल्व किया था। आप जो है वो 2022 की जो वीडियो है उसमें जाके इस प्रोग्राम का जो कोडिंग है वो आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो कि 2022 के पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मीन्ड बाय एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस किसको कहा जाता है और उसकी कोई सी भी 4 एग्जांपल्स दें। ये क्वेश्चन भी जो है वो रिपीट हुआ है 2022 के पेपर में, सेम एज ईयर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो आप उसकी जो वीडियो है वहां पर जाके इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इनटू इक्विवेलेंट सी एक्सप्रेशन। ये आपके हर साल जो है वो तकरीबन रिपीट होते हैं और बहुत ही आसान इनकी जो है वो सॉल्यूशंस होती हैं। 2022 के पेपर में भी मैंने इसको सॉल्व करवाया था और इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसको करना है। नंबर ए आपके पास यहाँ पर है बी इक्वल्स टू ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, नंबर 1 पे हम इस सॉल्यूशंस को ले रहे हैं जो कि ए है। अब देखें सबसे पहले क्या करना होता है, आप यहाँ पर देखें बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना ये वैल्यू, ये आपकी कहलाएगी पावर, ये आपकी कहलाएगी बेस। ठीक है, ये आपकी बेस कहलाती है और ये 2 जो है ये आपकी कहलाती है पावर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू आप पावर लिखेंगे सबसे पहले, पावर फिर ब्रैकेट लगाएंगे उसके अंदर। अब आपने क्या किया, बेस, बेस आपके पास क्या थी, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बेस आ गई, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, कॉमा लगाया, उसके बाद क्या लिखना होता है, देखें इस तरह से करते हैं, बेस कॉमा पावर। अब बेस आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई बेस हो गई, कॉमा दिया, और पावर आपके पास क्या थी 2, तो आपने 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस, उसके बाद आप देखें दोबारा से अब इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, देखें यहाँ पे अब ए जो है वो क्या हो जाएगी, पावर का पावर लगाया उसके बाद ब्रैकेट लगाई, देन अब आप देखें यहाँ पे ए क्या है, ए बेस है और 2 क्या है, पावर है, तो ए कॉमा 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस लगाया। अब यहाँ पे बी क्या है, बी क्या हो जाएगी, बी बेस हो जाएगी, कॉमा, और 2 क्या हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी, तो 2 जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से बी हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए पावर लगाया, पावर के बाद आपने ब्रैकेट लगाई, अब ए की पावर क्या है, स्क्वायर, यानी कि ए क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और 2 क्या हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये इसकी पावर है, तो ए कॉमा 2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए कॉमा 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे बेस क्या है, बी बेस है, बी कॉमा, और पावर क्या है, पावर यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये मेन ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद डिवाइड का यहाँ पे आपने साइन यूज किया, देन उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पावर पी ओ डब्ल्यू, अब यहाँ पे बेस कौन सी है, ठीक है, अब देखें ए, एक तो आपके पास ये आ गई, ठीक है ए, उसके बाद माइनस, यहाँ पे क्या है बी, ये ए तो जो ए जो था ये तो आपका सिंपल एक अलग है, तो ए आपने वैसे ही लिख दिया, उसके बाद माइनस लगाया। अब यहाँ पे क्या है, ये देखें ये जो है ना, इसमें हम देखेंगे, इसमें आपके पास जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए में आपके पास पावर नहीं थी, तो आपने एज इट उसको वैसे ही लिख दिया ब्रैकेट को बंद करके। उसके बाद ब्रैकेट माइनस लगाया, माइनस के बाद अब ये जो बी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस ये बी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये 2 क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, तो बी कॉमा 2, इस तरह से इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। चलें इसको देखते हैं, y इक्वल्स टू ए प्लस बी का जो पावर है वो n है। अब यहाँ पे क्या है, देखें ये जो है ना a प्लस बी, ये आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है, और ये n जो है ये n क्या कहलाएगी, ये n कहलाएगी पावर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, b कॉमा पावर। तो अब यहाँ पे लिखा y इक्वल्स टू पी ओ डब्ल्यू पावर फिर ब्रैकेट
यानी पावर सबसे पहले आप लिखेंगे अगर पावर के फॉर्मूले को सॉल्व करना है, पावर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर ब्रैकेट लगाई, a प्लस बी क्या थी, बेस, ठीक है, ये बेस आ गई यहाँ पर, ठीक है, कॉमा, उसके बाद पावर, पावर क्या थी, एन, एन लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको देख लें, एक्स इक्वल्स टू अंडर, अंडर रूट के अंदर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बी प्लस ए का जो है वो स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल्स टू, अगर आप अंडर रूट के जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं सी एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम वहां पे यूज करेंगे एस क्यू आर टी, ये फंक्शंस हैं, ठीक है, एस क्यू आर टी का फंक्शन यूज करेंगे, एस क्यू आर टी, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाई। अब यहाँ पे देखें बी प्लस ए, बी प्लस ए क्या हो जाएगी, ये आपकी कहलाएगी बेस, और पावर क्या है यहाँ पे, पावर आपकी है यहाँ पे 2, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, बी कॉमा 2, तो ब्रैकेट में आपने लिख दिया बेस, बेस क्या थी, बी प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज कर दी, कॉमा, उसके बाद पावर, पावर क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 लिख के आपने जो है वो ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। बस इस तरह से जो है वो इसको आपने जो है वो सॉल्व करना है। ओके, नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में जो मेन डिफरेंस है, फर्क जो है वो क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, सोर्स कोड इज अ ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या कह रहे हैं, ह्यूमन रीडेबल वर्जन, यानी कि सोर्स कोड जो है वो एक ऐसा ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहलाता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम का, डेट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। यानी अब आप जो हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच, हैश इंक्लूड वॉइडमैन डॉट एच, इंट मैन, इंट, इस तरह की जो आप कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड, गेट सी एच, क्लोज, ये जो है ये आपकी क्या कहलाती है, सोर्स कोड कहलाता है, जो कि ह्यूमन रीडेबल वर्जन के अंदर होता है, ठीक है, जिसको आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कोड की अगर बात करते हैं तो वो एक दूसरी साइड पे आ जाता है, इज द मशीन रीडेबल वर्जन, ठीक है। सोर्स कोड क्या है, ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहलाता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन रीडेबल वर्जन कहलाता है, जिसको मशीन जो है वो रीड कर रही होती है, ऑफ द प्रोग्राम दैट इज जनरेटेड आफ्टर द सोर्स कोड इज कंपाइल्ड। ये कब मिलता है, ये तब मिलता है जब आपका जो सोर्स कोड होता है वो कंपाइल्ड हो जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, जो कि मशीन रीडेबल वर्जन कहलाता है। In other words, the main difference between source code and object code is that source code can be easily read and modified by humans, ठीक है, क्योंकि देखें एक आसान सी इंग्लिश में आप उसकी कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उसको आप इजीली रीड भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, जबकि क्या कह रहे हैं, वेयर एज ऑब्जेक्ट कोड इज इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर प्रोसेसर। अब देखें, ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होता है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सोर्स कोड इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू डेवलप एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सोर्स कोड जो है वो प्रोग्रामर यूज करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, कोडिंग को डेवलप करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोग्राम को, या उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। वाइल ऑब्जेक्ट कोड इज यूज बाय कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट द सॉफ्टवेयर, जबकि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स के जरिए, ताकि जो सॉफ्टवेयर हैं वो एग्जीक्यूट हो सकें, ठीक है। तो ये था आपका मेन डिफरेंसेस सोर्स कोड में और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर्स विद एग्जांपल। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आपका दोबारा से रिपीट हुआ है, जो कि 2022 के पेपर में आया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी 2022 की जो वीडियो लेक्चर है वहां पर जाके इसको देख सकते हैं, और पीडीएफ भी जो है वो www.vtuitions.com पर वहां से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन अप होके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होती हैं, और उसके आपने कोई से भी 4 नेम्स बताने। लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन इन सी आर प्री रिटन फंक्शंस
that are provided in C libraries to perform common tasks such as input output operations, string handling, mathematical operations एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखें लाइब्रेरी फंक्शन एक ऐसा प्री रिटर्न फंक्शन यानी कि पहले से बनाया हुआ, जब इस सी लैंग्वेज को बनाया गया था तो प्रोग्रामर्स जो थे उसके सी लैंग्वेज को बनाने वाले, उन्होंने पहले से ही कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को इंक्लूड करवा दिया था उस प्रोग्राम के अंदर। तो जो कि पहले से इंक्लूड था तो इसलिए उसको प्री रिटर्न फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, जो कि सी की लाइब्रेरीज में मौजूद होते हैं और उसमें हम जो है वो आमतौर पर इन टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, स्ट्रिंग हैंडलिंग परफॉर्म करनी है, या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं या मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो है वो लाइब्रेरी फंक्शंस की मदद से ही हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे उसकी कुछ फॉर एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ इट इज यूज टू प्रिंट फॉर्मेटेड आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जैसे क्या है हमने इस फंक्शन को यूज भी किया था कि ये जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट करने के लिए किसी भी मैसेज को यूज किया जाता है। इसी तरह से स्कैन एफ फंक्शन है, इट इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट देंगे उसको रीड करने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हैं। इसी तरह से strcpy फंक्शन, इट इज यूज टू कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर। ये जो है एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से है RAND के नाम से है, ये भी एक रैंड के नाम से एक फंक्शन है। इट इज यूज टू जनरेट अ रैंडम नंबर। कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम इसको जो है वो रैंड के फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये थी लाइब्रेरी और उसके कुछ बेसिक फंक्शंस जो कि यूज किए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, आल्सो गिव एग्जांपल्स। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स किसको कहा जाता है और उसकी जो है वो एग्जांपल्स भी आपने देनी है। इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड्स अ वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा नाम होता है जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, जो भी कोई भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होती है उसको होल्ड करवा रहे होते हैं, यानी उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए जो है वो वेरिएबल का यूज किया जाता है। लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और ब्लॉक। क्या कह रहे हैं, लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर जो है वो उसको यूज किया जाता है एंड हैव अ लोकल स्कोप। उसका एक अपना एक अलग लोकल स्कोप होता है, मीनिंग दैट कैन ओनली बी एक्सिस्ट विद इन द फंक्शन और ब्लॉक, जो कि सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स ऑन द अदर हैंड आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक। इसको जो है वो किसी भी फंक्शन के बाहर की तरफ या ब्लॉक के बाहर की तरफ जो है वो उसको इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया जाता है और इसकी अपना एक स्कोप और अपनी एक मीनिंग होती है। दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इसको जो है आप प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया गया है, देखें। अब यहाँ पे है इंट ग्लोबल वेर के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, अब उसमें क्या किया है, उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू रखवाई है 10। अब ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल जैसे मैंने बताया था आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन। अब ये इंट मेन फंक्शन है ना, इसके बाहर की तरफ जो है वो इसका यूज किया गया है। ठीक है, अब इंट ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पे देखें ओपन ब्रेसिस और एंडिंग ब्रेसिस के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर इंट लोकल वेर के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू रखवाई 20। अब लोकल वेरिएबल क्या है, जो कि इनसाइड विद इन अ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के इंट मेन के ये जो बॉडी के जो अंदर का फंक्शन है वहां पर अगर हम यूज कर रहे होंगे तो वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए इन दिस एग्जांपल ग्लोबल वेर के नाम से जो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है इज अ ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये मेन फंक्शन जो है उसके बाहर की तरफ यूज किया गया है, इसलिए इसको ग्लोबल वेरिएबल का नाम दे रहे हैं।
एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जिसको आप किसी भी पार्ट के प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। जबकि लोकल वेरिएबल इज लोकल वेर के नाम से जो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ये आपका एक लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया है मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये इंट मेन आपका मेन फंक्शन आ गया, इसके अंदर जो है वो आप इसको यूज कर रहे हैं। एंड कैन ओनली बी एक्सेस विद इन दैट फंक्शन, तो इसको जो है वो आप उसी फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस करवा सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, बाय यूजिंग नेस्टेड लूप राइट द प्रोग्राम्स टू प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट। ठीक है, अभी आपको ये जो है वो एक मैसेज दिखाया जा रहा है यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर, 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपके पास इसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपको एक प्रोग्राम बनाना है नेस्टेड लूप का, जिसमें आप इसी तरह की कोडिंग करके ये आउटपुट जो है वो लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से किया गया है इसमें। देखें, सबसे पहले आपने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, इंट मेन जो कि आपका मेन फंक्शन कहलाता है, क्लियर स्क्रीन। तो इंट मेन के बाद आपने जो है यहाँ पे ओपन ब्रेसेस लगाई। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, अब देखें, अब यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। अब पहला इंटीजर आपने लिया i और दूसरा इंटीजर आपने ले लिया j। एक इंटीजर i लिया और एक इंटीजर j लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक कमेंट दे दिया आउटर लूप फॉर द रोज। अब देखें, यहाँ पे आपके पास रोज भी मौजूद हैं और कॉलम भी हैं, ये आपको डिस्प्ले पर लेके आना है। ठीक है, इस तरह का प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 आपके पास कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 जो है वो आपके पास रोज जा रही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब आउटर लूप जो है ये वाला जो आपका लूप है आई का, ये है आउटर लूप फॉर द रोज, रोज के लिए हम इस पर काम करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे फॉर आई इक्वल्स टू, पहले हमने दो इंटीजर लिए आई और जे के नाम से। अब आई जो है वो आउटर लूप जो है वो रोज के लिए काम करेगा, इस वाली रोज के लिए काम करेगा। ठीक है, तो फॉर आई इक्वल्स टू 2 आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस। अब क्या कह रहे हैं कि आई की जो वैल्यू है वो हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, कहाँ से, 2 से। ठीक है, 2 से जो है हम आई की वैल्यू स्टार्ट करवा रहे हैं, और आई लेस देन 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी आई की जो वैल्यू है वो या तो 5 से कम होगी या 5 तक जो है वो जाएगी। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, यानी कि आई में इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, यानी कि 1 उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा यहाँ पे इनर लूप फॉर द कॉलम। अब जे जो है वो हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, कॉलम के लिए। अब यहाँ पे क्या किया है, फॉर जे इक्वल्स टू 1। ठीक है, जे की वैल्यू रखाई है 1 के बराबर, और हम कह रहे हैं कि जे लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी जे की वैल्यू या तो 5 से कम होगी या 5 के बराबर जाएगी। और जे प्लस प्लस, यानी कि जे में 1 जो है वो इंक्रीमेंट बार बार लगता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ %d-8d। अब देखें, %d तो आपने पढ़ा था, लेकिन %-8d क्या है, 8d का मतलब है कि ये करेक्टर स्पेस ले रहा है, यानी कि 8 करेक्टर का स्पेस लेके आगे जो है वो प्रिंट करवाएगा वर्ड को। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा आई मल्टीप्लाई बाय जे, आई और जे की जो वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई होती जाएगी और उनका आंसर आता जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आई की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब आई में क्या लगेगा, आई में आप पहले तो 2 जो है वो एज इट प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू 2 थी, 2 प्रिंट हो गया। अब आई में इंक्रीमेंट लगा 1, तो आई की वैल्यू क्या हो, 2 थी, 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी आई प्लस प्लस, एक जो इंक्रीमेंट में क्या होता है 1 ऐड होता जाता है, तो प्लस का इंक्रीमेंट है तो 1 ऐड हो जाएगा। तो आई प्लस प्लस यानी 2 प्लस 1 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3, 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पर, अब यहाँ क्या आ गया, अब यहाँ पे आ गया आपके पास 3 आ गया, 3 प्रिंट हो गया। अब 3 प्लस 1, 3 में इंक्रीमेंट लगेगा आई प्लस प्लस, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 4 जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास आ गया 4। अब 4 में दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 5 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या है कि अब यहाँ पे 5 तो प्रिंट हो गया, अब यहाँ पे आपके पास आ गया क्या, 5 आ गया। अब 5 + 1 करेंगे 6 हो जाएगा, जो कि 6 क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये जो है वो इसने प्रिंट कर दी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से प्रिंट हो गई। अब क्या कर रहे हैं, अब देखें, अब ये वाला लूप चल रहा है, इनर लूप फॉर द कॉलम्स के लिए, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 5, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू आपके पास है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1। जब 1 + 1 होगा, जे की वैल्यू 1 है, 1 में एक आपने इंक्रीमेंट लग गया, तो 1 + 1 कितना हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, जे की वैल्यू हो गई 2, तो 2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 जो है वो आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 ये चेक करेगा उस कंडीशन को कि वो आ रही है या नहीं आ रही। इस तरह से अब ये आपस में क्या होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो ये जो आपके पास 2 की वैल्यू आई है और जे की वैल्यू क्या थी 1, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि आई की वैल्यू क्या थी 2 थी। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, यानी इंक्रीमेंट जब लगा हमारे पास, तो जे की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो आई मल्टीप्लाई बाय जे, आई की वैल्यू थी 2 और जे की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से इसमें इंक्रीमेंट लगा, तो 2 में जब एक और इंक्रीमेंट लगेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखें आई की वैल्यू तो रहेगी 2, 2 आई मल्टीप्लाई बाय जे, तो 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप किससे, 3 से, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6, ये 6 जो है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आपका आ गया था, अब 3 में दोबारा से एक और इंक्रीमेंट लगेगा, तो ये 3 में जब एक और इंक्रीमेंट लगेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 क्या हो जाएगा, अब आई तो एज इट 2 ही रहा, मल्टीप्लाई, अब 4 और जे की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4 थी, तो 2 4 ज़ा 8, अब ये 8 क्या है, ये 8 यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास 4 प्लस दोबारा इंक्रीमेंट लगेगा, 4 में प्लस प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट लग गया 5, 5 आ गया। अब देखें, अब 5 यानी कि 2 एज इट वैसी रहेगा, आई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से जो है ये उसको क्या कर देगा, इस 10 को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब सेकंड पे क्या है, अब 3 है, ये 3 क्या करेगा दोबारा, अब यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो इंक्रीमेंट लगता रहेगा। इस तरह से जो ये पूरे स्टेप चलते रहेंगे, इस तरह से ये रो हुई है। देन जब सेकंड पे हम आएंगे तो 3 की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, और ये इसी तरह से आप इंक्रीमेंट लगाते जाएंगे तो ये रो की जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से जब ये रो प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद बारी आएगी 4 की, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर इस 4 को जे से आप मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे इंक्रीमेंट लगा के, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब ये वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आएगी 5 की टर्न, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 को फिर आप इससे मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 15, इस तरह से जो है वो आपके पास ये मैसेज जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। और प्रिंट एफ \n जो है वो आप यूज कर रहे हैं किसका, न्यू लाइन में लाने के लिए, ताकि ये एक ही में ना आए, न्यू लाइन में लाने के लिए हम \n का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो, और रिटर्न 0 जो है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट होने के लिए, रिटर्न करने के लिए वैल्यू को हम यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक सिंपल ये प्रोग्राम जो है वो नेस्टेड लूप का बनाया जाता है। ठीक है, देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें आपने रेक्टेंगुलर का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे इन्होंने एक हिंट दी हुई है, ए इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि विद मल्टीप्लाई करवा देंगे लेंथ से, तो आपके पास जो है वो एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एरिया यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, हैश इंक्लूड stdio.h int when, यहाँ पे आपने स्टार्ट लिया ओपन ब्रेसिस करके। अब यहाँ पे क्या है देखें,
एक इंटीजर डेटा टाइप ली जिसमें एक वेरिएबल आपने बनाया, किस नाम से बना रहे हैं आप, एक वेरिएबल बनाया आपने विद के नाम से, दूसरा बनाया लेंथ के नाम से, तीसरा बनाया एरिया के नाम से। अब प्रिंटफ का फंक्शन यूज कर रहे हैं, इंटर द विद ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इसकी विद आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ का फंक्शन यानी कि यूजर से इनपुट लेने के लिए %d यूज कर रहे हैं क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है। और एंड विद का यानी कि ये वेरिएबल को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इस वेरिएबल में आप इसकी वैल्यू को जो है वो इनपुट करवाएंगे, ठीक है। अब आपने दूसरा लिया प्रिंट एफ इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आप लेंथ लेंगे, स्कैन एफ %d कॉमा m%लेंथ। तो ये जो आपने सेकंड वाला वेरिएबल बनाया था वो आपने यहाँ रखवा दिया, ठीक है। ये वाला जो वेरिएबल था वो आपने यहाँ पर जो है वो रखवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे एरिया यानी कि ये एरिया है, इसके अंदर आप क्या करवा रहे हैं, जो आपका विथ का जो आंसर आएगा और जो भी आप इनपुट लेंगे उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जो लेंथ का इनपुट लेंगे उससे, तो आपके पास एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें प्रिंट एफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज %d\n यानी कि न्यू लाइन पे लाने के लिए कोमा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं एरिया। अब ये एरिया क्या करेगा, एरिया के अंदर यानी कि विड्थ की जो हमने इनपुट लिया था और जो लेंथ का इनपुट लिया था उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपका जो एरिया है वो हमें डिस्प्ले स्क्रीन पर जो है वो शो हो जाएगा। देन हमारे पास सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है कि जो कि डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, एक्सप्लेन करनी है ऑल डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। ओके यहाँ पर अब देखें, एक्सप्लेन ऑल डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। यहाँ पर क्या है, इन सी डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द डेटा टाइप डेटा वेरिएबल कैन होल्ड, यानी कि एक वेरिएबल जो नंबर या जो भी डेटा टाइप को होल्ड कर रहा होता है वो उसकी टाइप ऑफ डेटा कहलाती है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं जो कि सी में यूज की जाती हैं। हियर आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन सी। नंबर 1 पर है इंट। इंट जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फ्लोट जो है वो आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं जो कि डेसिमल वैल्यूज कहलाती हैं, पॉइंट में आती हैं। इसी तरह से डबल है, इट इज यूज टू स्टोर डबल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज विच हैव अ हायर प्रिसीशन देन फ्लोट्स। अब इसमें क्या है, अगर पॉइंट की आपके पास डिटेल में वैल्यू जा रही है तो वो आपकी डबल में आ जाती है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहलाती हैं। इसी तरह से कैर के नाम से CHAR, ये क्या करती है कि सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, या एस की वैल्यू होती है सिंगल कैरेक्टर की, उसको स्टोर करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है इसको। जैसे कि ए है, बी है, जेड है। हाइफन बूल के नाम से जो है वो ये ऐसा वैल्यू है, इसमें क्या होता है कि आप बूलियन वैल्यूज को स्टोर कर रहे होते हैं जो कि ट्रू की कंडीशन में हो सकती हैं या फिर जो है वो फॉल्स की कंडीशन में हो सकती हैं। शॉर्ट जो है ये क्या है, ये शॉर्ट इंटीजर वैल्यूज कहलाती हैं, डेटा स्मॉलर इन रेंज देन इन के मुकाबले में जो है ये रेंज में स्मॉलर होती हैं, इसलिए इसको शॉर्ट बोला जाता है। लॉन्ग, इट इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज डेट आर लार्जर इन रेंज देन इंट। अगर इंट से थोड़ी सी लार्जर की बात की जाए तो जो लार्जर इंटीजर वैल्यूज होंगी वो लॉन्ग में आ जाती हैं, और एक और टाइप आ जाती है लॉन्ग लॉन्ग के नाम से। इसमें क्या है, इट इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज डेट आर इवन लार्जर इन रेंज देन लॉन्ग्स। अगर लॉन्ग्स के मुकाबले में भी बात की जाए तो उनके मुकाबले में अगर कोई लार्जर वैल्यू होगी तो वो लॉन्ग लॉन्ग से जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है सी प्रोग्रामिंग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर्स आर देयर इन सी, डिफाइन विद एग्जांपल। अब क्या कह रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि सी के अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर्स की टाइप्स कितनी हैं
और उनको जो है वो डिफाइन करें एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ डिसीजन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स इन सी, दो टाइप्स हमारे पास आ जाती है। नंबर 1 पर है इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या है? इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। क्या कह रहे हैं कि देखें ये जो है वो आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर जो भी आपकी कंडीशन है वो ट्रू होगी तो वो जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया, देखें। अब यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर डेटा टाइप ली जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवाई 10। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, अगर इफ, अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी, x जो है वो ग्रेटर देन होता है 5 से, तो प्रिंट क्या हो जाए, x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, यानी कि अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है, यानी कि x की वैल्यू 5 से कैसे बड़ी है, x की वैल्यू आपने क्या रखा है, 10 रखा है ना, जो कि 5 से क्या है, बड़ी है, ग्रेटर देन है। तो क्या हो जाए कि आपके पास मैसेज प्रिंट हो जाए x इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह के लिए जो है, जहाँ पे आप कंडीशन से अप्लाई कर रहे होते हैं, वहां पे आप इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इन दिस एग्जांपल द इफ स्टेटमेंट चेक्स इफ x इज ग्रेटर देन 5। क्या करेगा, ये चेक करेगा कि x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है या नहीं है। अगर इट इज इफ इट इज द कोड इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस इज एग्जीक्यूटेड विच प्रिंट द मैसेज x इज ग्रेटर देन 5। क्या कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू जो है वो 5 से ग्रेटर देन है तो वो क्या कर दे, जो भी मैसेज लिखा हुआ है प्रिंट एफ यानी कि उसके अंदर, उसको जो है वो प्रिंट करवा दे। तो ये हमारी कहलाएगी कंडीशन स्टेटमेंट्स हमारी इफ की। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी हमारे पास आ जाती है स्विच स्टेटमेंट। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड। ये भी डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जाती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल की वैल्यू होगी ना, उसके मुताबिक उसको जो है वो स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है इसको। चलिए यहाँ पे एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंट, एक डेट आपने वेरिएबल बनाया डे के नाम से और उसमें वैल्यू स्टोर करवाई कितनी, 4। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा स्विच डे। ठीक है, यानी कि स्विच के अंदर जो आप ब्रैकेट लगाई हो, उस ब्रैकेट में क्या करेंगे, जो वेरिएबल का नाम है वो आपने रखवाना है। जो भी वेरिएबल का नाम होगा उस स्विच की जो ब्रैकेट्स होंगी उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, अब ये ले रहे हैं केस 1, ये कंडीशन है केस 1। तो प्रिंट एफ क्या हो जाए, मंडे प्रिंट कर दे। उसके बाद आपने ब्रेक किया स्टेटमेंट को, फिर आप आगे केस 2 पर, केस 2 पे क्या करें, ट्यूसडे प्रिंट कर दे। फिर ब्रेक स्टेटमेंट की, केस 3 पे क्या करें, वेडनेसडे प्रिंट कर दे। डिफॉल्ट प्रिंट एफ इनवैलिड डे। अब क्या है, डिफॉल्ट में क्या है कि जो अगर इस तरह की स्टेटमेंट नहीं है तो वहां पे इनवैलिड डे के नाम से जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें समझें क्या कह रहे हैं। इन दिस एग्जांपल द स्विच स्टेटमेंट चेक्स द वैल्यू ऑफ द डे वेरिएबल एंड एग्जीक्यूट द करस्पॉन्डिंग कोड ब्लॉक। क्या करेगा, ये जो वैल्यू है वेरिएबल की उसको चेक करेगा, उसी के हिसाब से जो है वो आपको एग्जीक्यूट कर रहा होगा कोड को। इफ द वैल्यू ऑफ डे इज 1 द कोड इनसाइड द फर्स्ट केस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। क्या कह रहे हैं कि अगर वैल्यू ऑफ डे इज 1 है, यानी कि डे की वैल्यू जो है वो 1 रखवाई है, तो क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इफ द वैल्यू इफ इट इज 2, अगर 2 है, द कोड इनसाइड द सेकंड केस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर 2 है तो जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, विच प्रिंट ट्यूसडे एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। इफ नन ऑफ द केस स्टेटमेंट मैच द वैल्यू ऑफ द डे, अगर कोई भी केस स्टेटमेंट की वैल्यू जो कि डे के वेरिएबल से मैच नहीं करेगी, द कोड इनसाइड द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड विच प्रिंट्स इनवैलिड डे। तो क्या कह रहे हैं कि जो है वो अगर उससे मैच नहीं करती उस वेरिएबल से, तो जो है वो डिफॉल्ट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको शो करवा देगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है, हमने डे की वैल्यू रखवाई थी 4। तो जाहिर सी बात है जो डे की वैल्यू 4 है, अब यहाँ पे केस 1 है, यानी 1 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो वेरिएबल की वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 है, 1 तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा।
केस 2 है, 2 भी नहीं है हमारे पास, 4 है यहाँ तो ये भी नहीं आएगा, केस 3 है ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या रखवाया, हमने यहाँ पे रखवाया है 4, जो कि 4 तो यहाँ पर हमने जो केस लगाए हैं वो तो है ही नहीं, तो उसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम आगे जो है वो समझेंगे एक प्रोग्राम के जरिए। यहाँ पे देखते हैं, देखें, डिफाइन स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। अच्छा, यहाँ इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस जो हैं वो आपने बताने हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ जो है वो ये क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हुआ है, जो कि 2022 के पेपर में आया था। ठीक है, तो ये आप 2022 के पास पेपर की जो वीडियो है, लेक्चर है, वहां पे जाके इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम आगे कंटिन्यू समझते हैं, जैसे ऊपर किया था सेम एज इट, यही प्रोग्राम है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। Switch and break statement. In C, the switch statement is used to execute different blocks of code based on the value of a variable. ठीक है, वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जो है वो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप और अ स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, अब देखें, ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो उस लूप से एग्जिट होने के लिए या उस स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट होने के लिए जो है वो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। Here is an example of how to use the switch statement and break statement in C. अब यहाँ पे देखें एक प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड stdio.h int man। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, अब यहाँ पे आपने लिया एक इंट यानी कि इंटीजर डेटा टाइप num इक्वल्स टू 2, एक वेरिएबल बनाया जो कि किस नाम से, नम के नाम से एक वेरिएबल है, उसमें हमने 2 जो है वो स्टोर करवा दिया। सही है, अब यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, स्विच के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम आएगा जो कि आपने ऊपर रखवाया है। तो यहाँ पे ये जो है ये 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखें, यहाँ से आप ब्रैकेट लगा के स्टार्ट कर रहे हैं, केस 1, यहाँ पे नम की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो यहाँ पे आपने लिखा है केस 1। केस 1 में क्या प्रिंट करवा रहे हैं, द नंबर इज 1 ब्रेक, यानी कि उससे उस स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए, उस स्टेटमेंट से जो है वो एग्जिट या लूप से एग्जिट होने के लिए, स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट होने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद आप सेकंड पे आएंगे, केस 2। अब देखें 2 जो है वो मैच कर रहा है, यानी नंबर की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो यहाँ पे हमारे पास केस की वैल्यू क्या है, 2 है, तो प्रिंट है द नंबर इज 2, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, अगर 2 इससे वेरिएबल से मैच हो रहा है इनकी वैल्यूज, तो ये मैसेज जो है वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ब्रेक इसी तरह से आपके पास केस 3, प्रिंट है द नंबर इज 3। ठीक है, अगर केस 3 अगर यहाँ पे होता तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाती। अगर इनके अलावा कोई और वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, द नंबर इज नॉट 1 2 और 3, और आपने देन आखिर में क्या करवा दिया, 0 से रिटर्न करवा दिया। इन दिस एग्जाम्पल द स्विच स्टेटमेंट चेक्स द वैल्यू ऑफ द नम वेरिएबल एंड एग्जीक्यूट द करस्पॉन्डिंग कोड ब्लॉक। यहाँ पे क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट जो भी वेरिएबल की वैल्यू उसको चेक करेगा और उसके मुताबिक जो है वो आपको आंसर दे रहा होगा। इफ द वैल्यू ऑफ नम इज 1, अगर नम की वैल्यू 1 है तो कोड इनसाइड द फर्स्ट केस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो जो फर्स्ट केस स्टेटमेंट की जो वैल्यू है, स्टेटमेंट आ रही है प्रिंट एफ की, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, विच प्रिंट द नंबर इज 1। अगर केस की वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो क्या प्रिंट हो जाए, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट कर देगा, जो कि प्रिंट की स्टेटमेंट हमने वहां पे लगाई थी, द नंबर इज 2 एंड सो ऑन। इफ नन ऑफ द केस स्टेटमेंट मैच द वैल्यू ऑफ नम, अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती, द कोड इनसाइड द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो क्या होगा कि जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा मैसेज, द नंबर इज नॉट 1 2 और 3। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू exit the switch statement after executing the corresponding code block। अब यहाँ पे क्या ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है उस जो भी स्विच स्टेटमेंट है उससे एग्जिट होने के लिए। ठीक है,
विदाउट द ब्रेक स्टेटमेंट द कोड वुड कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट केस स्टेटमेंट। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते तो क्या होगा, जो कोड है ना वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा नेक्स्ट केस स्टेटमेंट को, यानी कि वो केस 1 से केस 2 पे आ जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, केस 3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो उससे एग्जिट ही नहीं हो पाएगा और ऑटोमेटिकली जो है वो कंटिन्यू जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो है वो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं ताकि हम उस जो आपके पास कोड ब्लॉक है वहां से जो है वो एग्जिट कर सकें। इवन इफ इट डिड नॉट मैच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, या मतलब क्या है कि उस वेरिएबल से वैल्यू मैच भी नहीं होगी तब भी जो है वो उसको कंटिन्यू एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर यही वाला प्रोग्राम, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि ये वर्क कर किस तरह से रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम ब्राउज़र में आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इसको, एक मिनट, यहाँ पे इसको शेयर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्राउज़र में आ गया हूँ और ब्राउज़र में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक कंपाइलर है और उसमें जो है वो इसको देखेंगे करके कि किस तरह से जो है ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप आके लिखें ऑनलाइन सी कंपाइलर, ठीक है, इंटर करें। और ये वाली जो आपके पास सेकंड नंबर पर आ रही है www.onlinegdb.com, यहाँ पे आके हम इस कोड को लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है ये काम करता है। यहाँ से इसको हमने बैक कर दिया, डिलीट करने के बाद कंट्रोल वी से इसको हमने पेस्ट किया जो भी हमने प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, प्रोग्राम बनाने के बाद अब आप यहाँ पर देखें, इसको मैं रन करवाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या आ रहा है, द नंबर इज 2। क्या किया, यानी कि इसने आउटपुट जो दिया है वो क्या दिया है, नंबर इज 2। ये क्यों दिया है, देखें हमने क्या किया था कि एक वेरिएबल बनाया था जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवाया था 2। तो हमने केस 1 लगाया, केस 2 लगाया, केस 3 लगाया, कुछ भी प्रिंट नहीं किया इसने, ना केस 1 की वैल्यू प्रिंट की, ना 2 यहाँ, ना 3 की, ना डिफॉल्ट की वैल्यू प्रिंट की। उसने क्या की, 2 की वैल्यू। तो केस 2 यानी कि जो 2 वेरिएबल था, अब यहाँ पे मैच किया, ये वैल्यू देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो रही है, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखवा देता हूँ 3, 3 रखवा दिया, अब 3 क्या करेगा, 3 ये मैच करेगा, 3 कौन सी वैल्यू, केस 3 की वैल्यू है। वेरिएबल इन में जो हमने स्टोर करवाई है 3, वो यहाँ पे 3 ये वाला आ रहा है, तो इस 3 की वैल्यू मैच करेगा तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, द नंबर इज 3। आप देखते हैं प्रिंट करवा के, यहाँ पे कंपाइल करवाते हैं, देखें क्या आ रहा है, द नंबर इज 3, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 की वैल्यू रखवाई थी। ठीक है, इस तरह से जो है वो वर्क कर रहा होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं रखवा देता हूँ 6। अब देखें 6 जो है, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि वेरिएबल से मैच कर रही हो। तो फिर क्या करेगा, ये डिफॉल्ट वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है इसको जो है वो प्रिंट करवा देगा। चलें देखते हैं कि ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करता है या नहीं करता, रन करवाएंगे। और यहाँ पे देखें क्या लिखा है कि नंबर इज नॉट 1, 2 और 3। तो आपने देखा कि जब हमने वेरिएबल की वैल्यू उससे ऊपर की रखवाई जो कि नीचे इनसे मैच नहीं कर रही, तो उसने क्या कर दिया कि हमें इस वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवा के दिखा दिया। तो इस तरह से जो है वो ये आपके पास वर्क कर रहा होता है। ओके, अच्छा, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है वो
ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्विच एंड ब्रेक स्टेटमेंट, जिसको हमने एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझा और उसका एक प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा कि कंपाइलर पर जो है वो किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो 2021 का सेकेंड ईयर CS सिंटैक्स बोर्ड का पास्ट पेपर को हमने देखा, उनके सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देखा कौन कौन से आए थे, उनको सॉल्व किया, उनके प्रोग्राम्स को सॉल्व किया, और सेक्शन सी को हमने देखा कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे, स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है, उसको एक प्रोग्रामिंग्स के जरिए प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म करके हमने इसको समझने की कोशिश की। तो ये आप जो हैं वो इस लेक्चर को www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।